साथियों नमस्कार, मैं रोहित मुकुल प्रगति पथ चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज देखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध सेकंड और थर्ड। आज ही हम लोग खत्म कर लेंगे। तो इसी तरह से प्यार और मोहब्बत को बनाए रखें। दीवाना मैं तेरा दीवाना, दीवाना मैं हुआ दीवाना, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। दीवाना मैं तेरा दीवाना, दीवाना मैं हुआ दीवाना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्रगति पथ चैनल ये आपका चैनल है, मेरा ही नहीं, आप लोग का प्यार है। थोड़ा शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टडी ग्रुप है आपके पास, पढ़ने लिखने वाले दोस्त मित्र तो 2-4 गो ही होंगे, उनके यहाँ शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पर शेयर करिए, चाहे टेलीग्राम पर कीजिए, लेकिन शेयर करिए वीडियो पे। ये आपसे गुरु दक्षिणा है और इतना तो आप कर ही दीजिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं आंग्ल मराठा युद्ध सेकंड। वो 1803 से 1806 हुआ है और तीसरा जो हुआ है मराठा के साथ अंग्रेजों के बीच, वो 1817 से 1818 हुआ है। तो दोनों याद रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं सिचुएशन क्या था। तो आप नहीं जानते हैं, बार भाई परिषद एगो था, बार भाई परिषद, और जिसमें प्रमुख कौन थे? तो महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया। इनकी मृत्यु हो जाती है 95 में। नाना फडणवीस 1800 में मृत्यु हो जाती है। और जो है कि बार भाई परिषद जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। मेन जो लोग थे वो नहीं रहते हैं। यहाँ तक कि जो पेशवा थे माधव नारायण, राव सेकंड, उनकी भी मृत्यु 1795 में हो जाती है। और जो अगला शासक बनता है, रघुआ के लइकवा बनता है, बाजीराव द्वितीय नाम रहता है। अगला जो पेशवा बनेगा बाजी राव सेकंड, ये आपको 1796 से और ये आपको 1818 तक रहेंगे। ये अंतिम पेशवा रहते हैं 1818 तक। अंतिम पेशवा कह सकते हैं। अंतिम पेशवा कौन है? बाजीराव द्वितीय। और इन्हीं के साथ दोनों आंग्ल युद्ध हुआ है। क्यों हुआ है आइए जानते हैं। ये उतना योग्य नहीं थे, जितना योग्य ऊपर के लोग थे उतना योग्य नहीं थे। और जो बार भाई परिषद समाप्त हो जाता है, इन लोगों को मृत्यु होने के बाद, नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया के मृत्यु होने के बाद, तो ये पूरी तरह से 1800 के बाद मनमानी चलने लगते हैं। बाजीराव सेकंड जो है अपने, यहां देखिएगा नक्शा में मराठा का ये क्षेत्र रहता है। पूना में पेशवा लोग रहते हैं। पेशवा कहाँ रहते हैं? पूना में रहते हैं। और पेशवा ही पूरे मराठा का क्या था? प्रधान था। लेकिन 1800 के बाद जो होता है कि यह उस तरह से सभी भागों पर नियंत्रण नहीं करते थे। मराठा में 5 भाग प्रमुख था, जो कि अपने आप जो है विभक्त होने लगता है। कैसे विभक्त? किसी को मालिक एक आदमी है और सबको बराबर नहीं ख्याल रखेगा तो मतभेद तो होना तय है। मालिक को सबको एक नजर से देखना चाहिए। लेकिन ये बाजीराव उस तरह से कुशल नहीं रहते हैं। बाजीराव द्वितीय कुशल नहीं रहते हैं, जिसके कारण जो इंदौर में रह रहे थे,
इंदौर के क्षेत्र में होलकर, होलकर। ऊपर में देखिएगा ग्वालियर, ग्वालियर के क्षेत्र में सिंधिया। इधर देखिएगा नागपुर, भोसले। नागपुर में कौन रहते थे? भोसले। बड़ौदा, गुजरात के पास जो बड़ौदा है, हाँ वही वाला। बड़ौदा में गायकवाड़। बड़ौदा में कौन रहते थे? गायकवाड़। तो ये पूरी तरह से पूरा ये मराठा जो था 5 भागों में विभक्त हो जाता है। कब? बार भाई परिषद समाप्त होने के बाद ये लोग अपने आप में धीरे धीरे जो है निर्णय लेने लगते हैं। और निर्णय ही क्यों न ले, पूना में जो पेशवा है वो ख्याले नहीं रख रहा है तो क्या होगा। धीरे धीरे ये लोग में पेशवा के प्रति क्या होने लगता है? विरोधाभास उत्पन्न होने लगता है। और इसी के लिए बगल में जो था होलकर, पेशवा के बगल में कौन था? होलकर। तो होलकर से क्या हो जाता है? एक मतभेद हो जाता है। यहाँ का जो हेड रहते हैं जसवंत होलकर रहते हैं, जसवंत होलकर। होलकर का जो प्रधान थे जसवंत होलकर थे। इनकी भाई की हत्या करा देता है। पेशवा कौन रहता है? बाजीराव, बाजीराव द्वितीय। सिंधिया से मदद लेकर, और सिंधिया का जो हेड रहता है दौलत, सिंधिया, दौलत राव सिंधिया रहता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। बाजीराव द्वितीय ने दौलत राव सिंधिया से मिल करके, अब बीच में जो है होलकर उसको क्या करता है? अटैक करता है। इधर से सिंधिया, इधर से पेशवा, दोनों बीच में है होलकर। होलकर में जो प्रधान रहते हैं जसवंत राय होलकर, इनकी भाई की हत्या करा देता है। भाई की, ये बात है 1802 का। जसवंत राय होलकर के भाई की हत्या 1802 में हो जाती है। अब तो होलकर जो है पूरी तरह से आक्रोशित हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। जसवंत राय होलकर ने पूरी तरह से अटैक करता है पूना पर। अब पूना पर अटैक करता है तो ये निकला भगौड़ा, ये भाग गया। जब भाग गया तो पूना पर कब्जा किसका हो गया? हाँ, जसवंत राय होलकर ने, जसवंत होलकर जो है वो अपना पूना पर कब्जा कर लेता है आक्रमण करके। ये भाग के चला जाता है कहाँ? बंबई के अंग्रेजों के पास, और अंग्रेज से जाकर के मिल जाता है, अंग्रेज से मिल जाता है। बाजीराव द्वितीय अंग्रेज से मिल जाता है। ये 1802 की बात है। आप देखिएगा 1802 में, उस समय थोड़ा सा आपको मैं बैक में लेके जाना चाहूंगा। जब वायसराय आपको वारेन हेस्टिंग्स था, वो आपको तो अब चला गया है, 1772 से 85 तक था। दूसरा का आता है आपका कर्नवालिस, 1785 से ये 93 तक रहेगा। तीसरा का आता है सर जॉन सोर। सर जॉन सोर जो रहता है 1793 से 98 तक रहेगा। और यहीं पर एक चौथा जो आता है, ये क्रम मैं लिख रहा हूं बंगाल के गवर्नर जनरल का। प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, दूसरा का कर्नवालिस, तीसरा का सर जॉन सोर, चौथा वेलेजली रहता है। वेलेजली के बाद भी आएगा, ये देख लीजिए, लॉर्ड वेलेजली।
वेलेजली आपको 5 तक रहेगा, 1798 से आपको 1805 तक। इसके बाद जो है 5 से जो है 13 तक मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, और उसके बाद 1813 से लेकर 23 तक जिनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स इनका नाम रहता है। वारेन हेस्टिंग्स अलग है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है अलग है। तो वारेन हेस्टिंग्स आएगा 1813 से लेके 23 तक। तो ये क्रम भी अंग्रेजों का लेके चलते रहना है। अब मैं तो कहता हूं कि आप लोग का इच्छा हो तो एक बार वीडियो को केवल शेयर कर दीजिए। मैं पूरा गवर्नर जितना भी है, बंगाल का हो या भारत का हो या वायसराय हो, शुरू से लेकर अंत तक एक चैप्टर के रूप में मैं पढ़ा देता हूं। सारे का क्या क्या काम किए, क्या क्या उसकी नीतियां रहीं, किस तरह से भारत पर वो उपनिवेश के रूप में इस्तेमाल किए, सारे चीज। और यहां से क्वेश्चन जो है कि जरूर आता है। तो एक बार वीडियो को मेरा शेयर करिए। तो आप बताइए ना जरा कि 1802 में कौन होगा? वेलेजली। और वेलेजली ने लेके आया था सहायक संधि। सहायक संधि में था क्या? वेलेजली का देन है। वेलेजली रे वेलेजली सहायक संधि। सहायक संधि में था कौन चीज? यह ना अश्वमेघ यज्ञ के तरह घोड़ा छोड़ दिया, जो पकड़ लिया उसे युद्ध करेगा। तो सहायक संधि में यही था कि जो राज हमसे सहायक संधि पर हस्तक्षेप करेगा, उसका यहाँ का जो सैन्य व्यवस्था है उसको भंग करना होगा। हमारा एक रेजिडेंट उसके दरबार में रहेगा और सैन्य व्यवस्था जो भी है वो अंग्रेजों का रहेगा। यानी प्रशासन के क्षेत्र में पूरी तरह से अंग्रेज रहेंगे। जब राजा के सेने भंग हो जाएगा तो फिर राजा कौन चीज है? राजा के क्या वैल्यू है? सेना किसका? कभी युद्ध कर सकते हैं? सेना तो अंग्रेज का ना उनके दरबार में हो गया जी। अब अंग्रेज के खिलाफ युद्ध करने का मन भी होगा तो करेंगे कभी भी राजा? तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से सेना तो किसकी है? अंग्रेजों की। उसके दरबार में सहायक संधि के तहत हो जाता था। अंग्रेजी रेजिडेंट जो थे, कहा जाता था कि वह आंतरिक मामला में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। आंतरिक जो मामला होता था राजाओं का, उसमें भी हस्तक्षेप करते थे रेजिडेंट। तो सहायक संधि पूरी तरह से राजाओं को बौना करके रख देता है। वो खुल करके राजा महाराजा का जो शासन व्यवस्था था वो नहीं कर पाते हैं। तो वेलेजली ने क्या किया कि सहायक संधि के तहत देखिएगा तो सबसे पहले क्या करता है, किसको बनाता है? अरे मुर्गा किसको बनाया? हैदराबाद के निजामों को। आवते आवते 1798 में आया और पहल का मुर्गा बनाया हैदराबाद के निजामों को। निजाम ने देखिएगा यहां पर सहायक संधि, हाँ, सब 1798 में पहल का मुर्गा जो बना सहायक संधि का, निजाम हैदराबाद के निजाम। दूसरा का 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है और वहां मैसूर में अडियार वंश के एक अल्प आयु पुत्र को क्या किया जाता है, गद्दी पर बैठा करके उसी से हस्ताक्षर करा लेता है, यानी कि मैसूर को बना लिया। और वहां के सेना भंग करके 1799 में क्या करता है, अपना सेना बैठा देता है और मैसूर को पूरी तरह से मद्रास प्रेसिडेंसी को बढ़ा देता है। तीसरा का 1800 में दोबारा हैदराबाद के निजामों से क्या करता है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाता है। कुछ उसको कमियां दिखाई देता है कि मन मुताबिक अभी नहीं भैल है, फिर से इसको कर देते हैं। तो ये दोबारा जो है 1800 में निजामों से सहायक संधि पर। उसके बाद देखिएगा 1801 में अवध को भी सहायक संधि के अंतर्गत लाता है। और यही जो है 1802 में जब मदद मांगने के लिए बाजीराव सेकंड जाएंगे, तो क्या बाजीराव को मुर्गा नहीं बनाएगा?
ब्लेजली जो है क्या चाह रहा है, सहायक संधि, और सहायक संधि के तहत राजाओं के दरबार में जो सेना रहती थी उसको भंग करके अपना सेना, यानी कि उनका पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लेना। तो 1802 में देखिएगा वही आपको पूना में पेशवा के साथ जो है, पेशवा के साथ जो है सहायक संधि हुई है। तो ये चीज अगर क्रम आ जाएगा कि सहायक संधि के प्रथम द्वितीय तृतीय, तो ये आपको याद रहेगा, तब तो पढ़िए वहां पर कूट में भरिएगा। तो केवल आपको हम एक चीज पर फोकस करके नहीं, ऊपर ऊपर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हमारा पढ़ाने का तरीका ही अलग है। पूरी कंसेप्ट को समझिए कि क्या चल रहा है। 1802 में मदद मांगने के लिए बाजीराव अंग्रेज से गए हैं, मिले हुए हैं कि हम पर जो है होलकर अटैक कर दिया है, आप मदद कीजिए। इन्होंने कहा सहायक संधि स्वीकार कीजिए। वही होता है 1802 में बाजीराव ने संधि जो किया है वो बेसिन की संधि की है, बेसिन की संधि। अब बेसिन की संधि के तहत होता क्या है, सूरत जो है अपने अंतर्गत ले लेता है। कहेगा सर जी खाली सूरतें दे रहे हैं, पिछला बार भी प्रथम में तो सूरत लिया था। नहीं, सूरत लेने का बात हुआ था, वहां तो प्रथम में संधि न हो गया, सालबाई की मजबूरी में आके संधि सालबाई की करता है। सालबाई की संधि में जीते हुए एक दूसरे के क्षेत्र को वापस कर दिए जाते हैं, तो वहां सूरत लिया कहां से। अब जो है सूरत लेने के लिए बात बेसिन की संधि में बनती है। और इसके अलावा बेसिन की संधि में सूरत और प्लस में सहायक संधि, प्लस में सहायक संधि इनके साथ किया जाता है। 1802 में याद रखिएगा। अब जैसे ही सहायक संधि के साथ जुड़ जाते हैं अंग्रेजों से बाजीराव, और अंग्रेज क्या करेगा, अब इनके पेशवा बनाने के लिए यानी पूना पर कब्जा करने के लिए युद्ध करेगा। तो वही 1803 में युद्ध करता है, और यह युद्ध 6 तक चलता है, लगातार 1803 से 6 तक। कहिएगा क्यों? क्योंकि जब इधर से अंग्रेज से जब मिल गया तो इसका साथी एक और था, सिंधिया। सिंधिया को क्या होने लगा, आत्मग्लानि होने लगा कि आपस का मामला था, तुम अंग्रेज से क्यों जाके मिल गया। इसलिए वह जो है दोबारा जब ये अंग्रेज इधर से अटैक करेगा तो ये सिंधिया और भोसले दोनों मिल करके, सिंधिया कहता है भोसले के देखो ना ये भगौड़ा निकल गया, बाजीराव द्रुति ये भगौड़ा निकल गया, अंग्रेज के लेके आ रहा है। तो ये दोनों मिल करके क्या करता है, अंग्रेज के साथ लड़ता है। बाद में होलकर भी इनको मदद करने लगते हैं, यानी ये तीनों मिल करके युद्ध को क्या करते हैं, अंग्रेज से लड़ते हैं। और अंग्रेज तरफ से कौन रहता है, तो पेशवा रहता है। यही जो है द्वितीय युद्ध में हुआ है। और द्वितीय युद्ध में कहिएगा बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे वो पूरी तरह से द्वितीय युद्ध में अंग्रेजों से विवाद से दूर रहे हैं। यानी द्वितीय युद्ध में कौन नहीं लड़ा है, मराठा के आंग्ल मराठा युद्ध जो द्वितीय हुआ है तो गायकवाड़ उसमें नहीं लड़ा है। याद रखिएगा ऑप्शन में आता है कौन नहीं लड़ा, तो बड़ौदा के गायकवाड़ शामिल नहीं थे। बाद में इंदौर भी शामिल होकर तीनों जो है अंग्रेज के साथ लड़ता है। और होता क्या है, अपने आदमी जाके मिल गया है तो उसको सब ना मालूम है कि कमजोर पॉइंट सिंधिया का क्या है, भोसले का क्या है, होलकर का कमजोर पॉइंट क्या है। पेशवा जानता था और वहीं वहीं अटैक करवा देता है, जिससे इन लोगों की हार हो जाती है। और हार के बाद क्या होगा, सहायक संधि। तो अंग्रेज क्या करते हैं, तीनों के साथ जो है कि सहायक संधि अलग अलग करते हैं। कहते हैं कि तुम लोग में एकता नहीं है, अलग अलग तुम हो, सारे लोग से हम अलग अलग सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाएंगे। तो यहां पर जो संधि होती है कहा जाता है देवगांव की संधि, देवगांव की संधि। और सहायक संधि प्लस में तो ही करेगा, यानी भोसले के साथ जो है देवगांव की संधि हुई है। होलकर के साथ कहा जाता है राजपुर घाट की संधि, राजपुर घाट की संधि। अरे होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि, और उसके बाद जो है सिंधिया, उसके साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है। ये सिंधिया लोग के साथ जो संधि होती है उसका नाम है कौन गांव, तो सुरजी, सुरजी अर्जुन गांव, अर्जुन गांव की संधि।
और ये तीनों के साथ, ये संधि के साथ में सहायक संधि भी हस्ताक्षर करा लिया जाता है, यानी कि यहाँ का रेजिडेंट समाप्त हो जाता है। कहिएगा पेशवा को, पेशवा के साथ ही तो पहला ही ना करा लिया था जी, देखिए ना, पेशवे ना पहले गया था, बेसिन की संधि के साथ सहायक संधि उसका भी हो गया है। यानी कि पूरी तरह से सहायक संधि के अंतर्गत इनकी क्या किया जाता है, सैन्य भंग कर दिया जाता है। और यहाँ पर अंग्रेजों का पूरी तरह से कहा जाता है कि 1703 से 6 तक पूरी तरह से कब्जा कर लेता है मराठा पर अंग्रेज। और ये बंबई प्रेसिडेंसी जो थी अब विस्तारित हो गई है, बंबई प्रेसिडेंसी अब जाकर के विस्तारित हुई है। और देखिएगा कि सहायक संधि में इन लोगों को पता चल जाता है कि हमने जो सहायक संधि की है बहुत बड़ा का बेवकूफी का काम किया है। क्यों? क्योंकि जो मान सम्मान मिल रहा था अब वो नहीं मिलता है, क्योंकि सारा शोषण करने लगते हैं अंग्रेज। इनका इस क्षेत्र का इतना दोहन करते हैं, इतना शोषण करते हैं कि कोई हद हिसाब नहीं था। पूरी तरह से एक तरह से लूट खसोट इस क्षेत्र में किया जा रहा था, क्योंकि कपास था, यहाँ से आय था, दीवानी था, सारा चीज इन लोगों के हाथ में चला गया था, अंग्रेजों के हाथ में, जिसके तहत ये अब घुट घुट करके जीने लगे। बाजीराव द्वितीय का भी जो है धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि बहुत बड़ गलती हो गई बा हमरा से। लेकिन उस समय हुआ क्या कि देखिएगा कि इन क्षेत्रों में मराठाओं में एक पिंडारी नाम के योद्धा होते थे, जो कि मराठाओं का जहां भी युद्ध होता था तो वो किराया पर कह सकते हैं वो लड़ने के लिए जाते थे। यानी कोई भी युद्ध में जाते थे तो वो पैसा लेते थे और अपना उसी से उनका जीवन यापन चलता था। तो यहाँ जब कोई युद्ध नहीं होगा तो पिंडारियों का जो आय था वो मारा पड़ गया था। उनका पिंडारी योद्धा का काम ही वही था, किसी के युद्ध में वो जो है साथ देते थे और कुछ पैसा लेकर के अपना अपन साइड हो जाते थे। उनको ज्यादा राजपाट से कोई मतलब नहीं था। तो देखिएगा पिंडारियों के साथ क्या हुआ है। आय जब इनका बंद होने लगा तो ये भूखमरी का स्थिति नहीं आया, लेकिन पूरी तरह से पैसा तो बंद हो गया ना। अब कोई युद्ध नहीं होगा, सब तो अंग्रेजे है, तो युद्ध किससे होगा? नहीं होगा। किराया पर जो ले जाते थे ये लोग लड़ाने के लिए तो इनको पैसा आता था, अब वो बंद हो गया था। यानी इनका आय जो था वो तरह से बंद हो गया। तो भूख की स्थिति जो है इनके जो है कि अकाल के एक तरह से स्थिति कहिएगा, पैसा नहीं आएगा तो क्या होता है, दिमाग पगला जाता है। तो ये लोग पिंडारी जो थे काफी जो है कि अंग्रेजों के खिलाफ होने लगे धीरे धीरे लड़ने के लिए। और अंग्रेज जो थे सिंधिया, भोसले, होलकर, पेशवा को मिला करके कहते थे कि पिंडारियों का दमन करो, पिंडारियों का दमन करो, पिंडारियों को मारो। तो पिंडारी कौन थे? मराठा के ही तो सपोर्टर थे, पहले युद्ध में लड़ते थे। और मराठा के ही लोग अब पिंडारियों को मारने जाएगा तो क्या होगा? इन लोगों को आत्मगलानी होने लगी कि ये पिंडारी हम लोग के ही आदमी हैं और हम लोग इनको मार रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो वहां पर आत्मगलानी होने लगती है, जिसके कारण ये लोग का स्वाभिमान जो है जागता है और फिर से अपना मान सम्मान पाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ में जो है कि लड़ते हैं। उसी को हम लोग आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध कहेंगे। एक तरह से कहिएगा कि जब प्रशासन को पूरी तरह से अंग्रेज अपने कब्जे में मराठा का ले लिए थे तो यहाँ छटपटाहट होने लगता है इन लोगों में। तो एक छटपटाहट के रूप में हम लोग आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध को हम लोग देखते हैं, जो कब होता है 1817 से 1818 तक। 1817 से 1818 तक ये एक साल चलेगा। तो देखिएगा यहाँ पर कि आप मराठा में पेशवा पूना में रहता है, पूना में पेशवा ये आता है जी मिलान करने के लिए, ऐसे नहीं, इसको ध्यान रखना है। पेशवा लोग पूना में रहते थे, इंदौर में होलकर, इंदौर में होलकर, होलकर रहते थे इंदौर में। उसके बाद सिंधिया देखिएगा ग्वालियर, ग्वालियर में सिंधिया, नागपुर में भोसले, नागपुर में कौन रहता था? भोसले। और बड़ौदा में गायकवाड़,
गायकवाड़ जो थे, ये सेकेंड युद्ध जो हुआ है उसमें शामिल नहीं थे, ये अपने आप को अलग रखते हैं। और अहमदाबाद के साइड में ये थे, अलग है भी थे। यहाँ आपका बंबई है। तो तृतीय युद्ध जो हुआ है 1717 से लेके 18 तक 1 साल मात्र हुआ है। और ये अपना यहाँ का जो सरदार थे पेशवा बाजीराव सेकंड, ये देखे कि हमारा मान सम्मान जो पहले वाला था रुतबा, वो अब नहीं है। कैसे? किसी के आप गुलाम बन जाइएगा, सोचिए रुतबा हमारा वह रहे तो कैसे हुई? आप किसी के चटुकार बनिएगा तो कैसे रहेगा रुतबा वही? आप स्वाभिमानी बनिए। तो ये इनका स्वाभिमान जो है जगता है। और अपने सरदार, मराठा सरदार जो रहते हैं अप्पा साहब, अप्पा साहब को क्या करते हैं, मिला करके और एक बैठ करके रणनीति बनती है कि हम लोग को इन लोगों को खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहिए और इनको भगाना चाहिए। कैसे भगा दीजिएगा? सगरों तो अंग्रेज, हर एक जो है कि रेजिडेंट बैठल है, सारा नीति का उसको पता चल रहा है। आप फूस फास कान में बतियाइएगा तब वो अंग्रेज को पता चल जाएगा। ऐसा स्थिति हो गया था। कैसे यहाँ पर आप लड़िएगा? तो पूना से पेशवा बाजीराव स्टैंड लेते हैं और नागपुर में अप्पा साहब को विदा कर देते हैं। अप्पा साहब को नागपुर में विदा कर देते हैं और दोनों तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा जाता है। और होता क्या है, हार होती है। और क्या, दोनों की हार होती है। उस समय कौन थे गवर्नर? अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग दूसर है, ये हेस्टिंग्स है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, याद आया कुछ? 1813 से लेके 23 तक। तो ये सेकंड के समय गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स रहते हैं। और यहां पर अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था? सेनाओं का मेलकम। सेनाओं का, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मेलकम। मेलकम रे मेलकम। युद्ध थोड़े था, सागरा सगरो तो अंग्रेज के सेना है। हरा दिए तुरंत। और हरा के क्या किया? पूरी तरह से पेशवा को कहा कि ढेर मत छटपटाइए, आपको पेशवा माने हैं तो बस मानेंगे, लेकिन आपके बाद अब किसी को पेशवा हम लोग नहीं बनाएंगे, आपको हम लोग पेंशन पर रखते हैं। बाजीराव द्वितीय को क्या करता है? पेंशन पर कर देता है लोग, पेंशन पर। कहेंगे टेंशन मत लीजिए, आज चले जाइए कानपुर में एगो बिठूर जगह है गांव, वहीं पर निर्वासित कीजिए अपना जीवन। 8 लाख पेंशन दे रहे हैं। और कहाँ चले जाइए? कानपुर के बिठूर में निर्वासित जीवन। वहीं पर जिए। और इनका जो दत्तक पुत्र था बाजीराव का, उनको भी ले लेते जाइए, नाना साहेब को। तो नाना साहेब भी कानपुर के बिठूर में ही रह रहे थे। और देखिएगा 1857 का जब क्रांति होती है, अंग्रेजों के खिलाफ सिपाही विद्रोह होता है, तो उसमें कानपुर से नेतृत्व करते हैं नाना साहब, ताता तोपिए, धोंधू पंथ, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, ये सारा चीज, आरा पटना, सब लोग हम लोग 1857 के विद्रोह में देखेंगे। वीर कुंवर सिंह की पूरी तरह से भूमिका और अमर सिंह की भूमिका देखा जाएगा। तो इसी तरह से बने रहिए। और ये जो पूरी तरह से था, यहाँ पर इनको पेंशन पर विदा कर दिया जाता है। और पूरी तरह से जो है बम्बई प्रेसिडेंसी भी इनका बड़ा हो जाता है। और इस दौरान जो 1817 से 1818 के बीच तृतीय युद्ध हुआ, तो उसमें पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रखिए कि जो युद्ध होता है छिटपुट,
उसमें याद रख लीजिए खिड़की का युद्ध, कोरेगांव का युद्ध और सालसेट का युद्ध। ये आंग्ल मराठा थर्ड युद्ध में 3 होता है, खिड़की का युद्ध, कोरेगांव का युद्ध, सालसेट का युद्ध, ये ध्यान रखिएगा। और कहिएगा कि संधि सर सेकंड वाला में कौन कौन हुआ था, वहां से क्वेश्चन आपको आता है। भोसले के साथ जो संधि हुआ था देवगांव की संधि हुई थी, होलकर के साथ राजपुर घाट का, सिंधिया के साथ तो याद करिए सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी, और पेशवा के साथ बेसिन की संधि हुई थी। तो इसी के साथ आज का क्लास को देते हैं सेवा को विराम। जय हिंद, जय भारत।